अध्याय 1965 हेल्डमू। ऐसा नहीं चलेगा। लियू लुजी ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया। हम पहले ही उससे लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। हमने इस बार केवल दर्शकों के रूप में ईथर हॉल में प्रवेश किया। यदि हर कोई पराजित होकर अंतहीन रूप से लौट सकता है, तो इस द्वंद्व में कोई निष्पक्षता नहीं होगी। आई एम लो प्रोफाइल ने एक ही बार में सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी थी, और जितना शर्मनाक हो सकता है, उनके लिए एक एक करके उनके पास जाना उचित होगा। हालांकि अगर वे पहले ही मारे जाने के बाद भी उसे एक अलग पहचान में चुनौती देना जारी रखते हैं, तो दूसरों को इसके बारे में पता चलने के बाद वे वास्तव में हंसी का पात्र बन जाएंगे। वे हार गए होंगे, लेकिन उन्हें गर्व और गरिमा के साथ हारना पड़ा। कम से कम आंतरिक शिष्यों के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में यह उनकी निचली पंक्ति थी। वरिष्ठ लियू, तुम सही कह रहे हो। मैंने एक अनुचित प्रश्न पूछा। वांग जियांडोंग ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। वह आई एम लो प्रोफाइल से छुटकारा पाने के विचार में इस कदर मशगूल थे कि ऐसी धारणा उनके सिर पर चढ़ गई थी। इस पर एक बार फिर विचार करते हुए वह सहमत हुए कि इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। तलवार सभी शस्त्रों की विजेता थी। तलवार के मार्ग में महारत हासिल करने की नींव किसी के दिल को शांत करने से शुरू हुई। यदि तलवार चलाने वाला भी अभिमान और गरिमा के साथ आचरण नहीं कर सकता, तो तलवार का इरादा कमजोर और अशुद्ध होना तय था। जिसके बारे में बोलते हुए, चूंकि सीनियर बाय हार गए हैं, हमें जल्दी से वापस लौट जाना चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि सीनियर बाय वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद पागल हो सकती हैं, लियू लुजी ने कहा। वह ईथर हॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसके गले में छुरा घोंपने का दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने खुद को अपने ही तल पर घूरते हुए पाया। द हेल, अपनी परिधीय दृष्टि में वह आई एम लो प्रोफाइल को एक अथक युद्ध मशीन की तरह आगे बढ़ते हुए देख सकता था। उसके हर कदम के साथ सिर का एक बड़ा गुच्छा हवा में उड़ जाएगा, जैसे कि एक जीवंत रक्त उत्सव। उसके मारे जाने का कारण यह था कि वह युद्ध के बहुत करीब था। तलवार की कुछ चीजों युद्ध के मैदान के बीच से भाग निकली थी, उन्हें मारा और सिर काट दिया था। यहाँ तक कि दूसरे पक्ष से तलवार की चीखें निकलने का संकेत भी उसे मारने के लिए पर्याप्त था। वे दूसरे पक्ष की इस तरह हत्या कैसे करने वाले थे? अपने सिर को मार डालो। वे बिल्कुल भी मौका नहीं खड़े होंगे। अपने चेहरे पर एक आक्रोशपूर्ण नजर के साथ लियू लुजी का सिर कई बार ऊपर और नीचे उछला और अंततः घास के एक पैच में बस गया जो बहुत दूर नहीं था। अपनी अंतिम दृष्टि में उसने देखा कि वांग जियांडोंग का सिर भी ऊपर नीचे उछल रहा था। दूसरे पक्ष के चेहरे पर भी उदासी के भाव थे। वे तो बस भोले भाले दर्शक थे जो यहाँ हंगामा देखने आए थे। दुनिया में कानून कहाँ गया? उनके जैसे निर्दोष लोग इस झंझट में क्यों फंसेंगे? उनकी चेतना ईथर हॉल से पीछे हट गई, उन्हें वास्तविक दुनिया में वापस लाया। जबकि उसकी चेतना उसके शरीर में वापस खींची जा रही थी, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आई एम लो प्रोफाइल के साथ अपने मुठभेड़ों को याद कर सका। पहली बार उसके सिर पर वार किया गया था। दूसरी बार जब वह दूर से देख रहा था तो उसका सिर काट दिया गया था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से नंबर एक आंतरिक शिष्य के रूप में पद बरकरार रखा था। उसकी निगाह टेनली स्वॉर्ड गॉड पर टिकी थी। वह कब एक साइड कैरेक्टर बन गया जिसे इतनी आसानी से हराया जा सकता था? जबकि वह अभी भी पिछले 1 घंटे में हुई हर चीज से हताश महसूस कर रहा था, उसने आखिरकार एक बार फिर अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह थी सीनियर बाय रुआकिंग उसके सामने कांप रही थी, और जब उसने करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि पूरा कमरा बहुत बड़ा अस्त व्यस्त है। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला नहीं था जो परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। एक निश्चित व्यक्ति जिसे उसके अंतिम कदम को अंजाम देने के ठीक बाद सिर काट दिया गया था, वह अपनी हार नहीं ले पा रहा था और वर्तमान में अपना गुस्सा अपने फर्नीचर पर निकाल रहा था। गनीमत रही कि उन सामानों की कीमत ज्यादा नहीं थी, वरना इस बार उन्हें वाकई में बहुत बड़ा नुकसान होता। सीनियर बाय, कृपया शांत हो जाए। लियू लुजी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ बाय रुआकिंग ने लियू लुजी को कसकर बंद दांतों से देखा। शांत हो, क्या मैं तुम्हें नाराज दिख रहा हूँ? लियू लुजी का दिल तुरंत ठंडा हो गया। जबकि वह अभी भी असमंजस में था कि उसे प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। पिलीपाला, मांस में दबने वाली मुट्ठियों और लातों की आवाज हवा में जोर जोर से गूंज रही थी। बहुत पहले झुयांझी और वेई सुइफेंग सहित निवास के भीतर के सभी शिष्य टूटे हुए गालों और टूटी नाक के साथ जमीन पर पड़े थे। यह वास्तव में दयनीय दृश्य था। ठीक है,
अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिस धड़कन से उसने अभी अभी बाहर किया था, उसने बाएं रुआंके के दिल में घुटन की भावना को काफी हद तक कम कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर अपना उदात्त भाव धारण किया और निर्देश दिया, जिस व्यक्ति को मैंने तुम्हें खोजने के लिए कहा था, उस पर कड़ी नजर रखो। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आज रात जो खबर मैं आपके पास गया, वह किसी अन्य व्यक्ति के कानों तक नहीं पहुंचे। अगर मैं किसी को इस मामले के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ, तो मैं आपको इस दुनिया में पैदा होने के लिए पछताऊंगा। लियू लुजी, वांग जियांडोंग और अन्य लोग अपनी जांघों को एक साथ निचोड़ते हुए डर से डर गए। मैं अभी जा रहा हूँ। हुला। अगले ही पल बाई रुआंकिंग पहले से ही एक हवाई जानवर पर क्षेत्र छोड़ चुकी थी, जो सभी की दृष्टि से गायब हो गई थी। यह सोचने के लिए कि उसके जैसा एक अभिमानी कोर शिष्य आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में एक ही चाल में हार जाएगा। उसने केवल वहां रहकर खुद को और शर्मिंदा किया होगा। वांग जियांडोंग ने दोबारा जांच की कि कड़वी मुस्कान के साथ पूछने से पहले मादा डायनासोर वास्तव में क्षेत्र से निकल गई थी। हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? यह मामला कितना बड़ा है, इसे देखते हुए हम इसे अब और छिपा नहीं सकते। हमें इसकी सूचना बड़ों को देनी होगी, लियू लुजी ने कहा। भले ही आईएम लो प्रोफाइल उन्हें मारना एक बहुत बड़ा मामला था, यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। हालांकि अभी आईएम लो प्रोफाइल ने पहले ही 100 से अधिक आंतरिक शिष्यों को मार डाला था और एक मुख्य शिष्य को भी आसानी से नष्ट कर दिया था। स्थिति उनके नियंत्रण से बहुत दूर थी। अगर उन्होंने जल्द ही इसकी सूचना बड़ों को नहीं दी, तो वे परिणाम नहीं उठा पाएंगे। तुम सही कह रही हो। हमें इसकी सूचना बड़ों को देनी चाहिए और मामले को उन पर छोड़ देना चाहिए। वांग जियांडोंग ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। एक समझौता करने के बाद वे दोनों जल्दी से आंगन में चले गए और एक हवाई जानवर की सवारी करने के लिए बड़ों के क्वार्टर में जाने का इरादा किया। लेकिन उसी क्षण ऊपर से एक तेज जानवर का फोन आया। अपने सिर उठाकर लियू लुजी और अन्य लोगों ने 10 बुजुर्गों को एक हवाई जानवर की पीठ पर उनकी ओर जाते देखा। जब वे अंत में सीधे निवास के ऊपर थे, तो वे जल्दी से नीचे उतरे और आंगन में हल्के से उतरे। वे बुजुर्ग थे जो आंतरिक शिष्यों के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। लियू लुजी और वांग जियांडोंग, ईथर हॉल में क्या चल रहा है? सामने खड़े बुजुर्ग ने पूछा। इस बड़े का थोड़ा धंसा हुआ चेहरा और लंबी हरी दाढ़ी थी। उसने हल्के भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था जो उसकी हरकतों से हल्का बह रहा था। वह आंतरिक शिष्यों, एल्डम्यू के मामलों के प्रभारी सबसे मजबूत और सर्वोच्च रैंकिंग वाले बुजुर्ग थे। वह मित्र भी था जिसे एल्डर लुयू ने एल्डर काउंसिल के बाहर सामना किया था, जो उसे नीचा दिखाता रहा। अगर झांग शुवान वहां होता, तो उसने निश्चित रूप से देखा होगा कि एल्डर लुयू उन 10 बुजुर्गों के बीच खड़ा था, जो अभी अभी लियू पहुंचे थे। लूजी का आवास। उसे हाल ही में एक आंतरिक प्राचीन के रूप में पदोन्नत किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें बाकी के पीछे चलने का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन एक असाधारण प्रतिभाशाली शिष्य को भर्ती करने की उनकी योग्यता के कारण संप्रदाय ने उनके लिए एक अपवाद बना दिया था। एल्डम्यू, एक तलवार व्यवसाय जिसे आईएम लो प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है, आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में प्रकट हुआ है और उसने सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी है। लियू लुजी ने तुरंत एल्डम्यू को पूरी कहानी सुनाई। चूंकि उन्होंने आईएम लो प्रोफाइल के कामों को शुरू से अंत तक देखा था, इसलिए उन्हें मामले का विवरण पता था। एक व्यक्ति ने सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी और अब तक कई 100 लोगों को मार डाला है। यहाँ तक कि जब तुम दोनों ऊपर गए, तब भी तुम उसके लिए कोई मेल नहीं थे। एल्डम्यू का चेहरा भयानक रूप से कांपने लगा। यह सोचने के लिए कि मैंने आपको इतने सालों तक सिखाया है, तुम दोनों इतने बेकार कैसे हो सकते हो? लियू लुजी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। भले ही वह साथी आंतरिक शिष्य हो या मुख्य शिष्य, उसकी साधना ईथर हॉल में प्रवेश करने पर प्राचीन ऋषि एक दान पर छाया हुआ है। एल्डम्यू ने गुस्से से कहा। एक ही दायरे के एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आप में से सैकड़ों लोग उसे कैसे हरा नहीं सकते हैं? यह भीतर के शिष्यों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा लगता है कि आप में से किसी ने भी मेरी शिक्षाओं को दिल से नहीं लिया है। एल्डम्यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आईएम लो प्रोफाइल एक तलवार चलाने वाला बहुत शक्तिशाली है। वांग जियांडोंग ने आक्रोश से विरोध किया। बुलसीआरपी का भार। एल्डम्यू ने गुस्से में हस्तक्षेप किया। प्रतिद्वंद्वी संभवतः कितना शक्तिशाली हो सकता है, उनकी चालें कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे अभी भी हमारे संप्रदाय की तलवारबाजी से हैं। अपनी कमजोरियों के बहाने ढूंढना बंद करो, यह एक दयनीय दृष्टि है। यह ठीक है,
वांग जियांडोंग अभी भी गुस्से में एल्डर म्यू के शब्दों का विरोध करना चाहता था, लेकिन लियू लुजी ने उसे अपनी आस्तीन पर एक टक के साथ रुकने का इशारा किया। इस प्रकार वह केवल अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकता था। सच में वह जानता था कि एल्डर म्यू वास्तव में एक स्नेही व्यक्ति था जो भयानक शब्द बोलता था। अक्सर जो बातें उसने कही वह उसके सच्चे विचारों को नहीं दर्शाती। फिर भी वांग जियांडोंग ने अभी भी अपने चेहरे पर इस तरह से आलोचना किए जाने पर गहरा आक्रोश महसूस किया। एल्डर लू ने अपनी बात समाप्त करने के बाद लियू लुजी ने उसकी ओर देखा और पूछा, एल्डर म्यू, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना। अन्यथा जिन्हें बदनाम किया गया था वे न केवल आंतरिक शिष्य होंगे बल्कि बुजुर्ग भी होंगे। उन्होंने संप्रदाय से बहुत सारे संसाधनों का आनंद लिया, लेकिन जिन शिष्यों को उन्होंने तैयार किया था वे इतनी आसानी से हार गए थे। यह उन पर अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होगा यदि शब्द फैल गया। चूंकि हम यहाँ हैं, हमें भी एक नजर डालने के लिए अंदर जाना चाहिए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि यह व्यक्ति कहाँ से आया है जो इतने अधर्म का आचरण कर रहा है। एल्डर म्यू ने हाथ हिलाया। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो आप आसानी से एक प्रमुख शिष्य या एक संप्रदाय के बुजुर्ग बनने के लिए पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वह सारी प्रसिद्धि और भाग्य दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। फिर भी आपने इसके बजाय आंतरिक शिष्यों को चुनौती देना चुना। यह बिल्कुल समझ में नहीं आता है। किसी तरह यह पूरा मामला उन्हें अजीब तरह से उलझा हुआ लगा। वे उस व्यक्ति की पहचान करना चाहते थे जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि करने के बाद हम उनसे मिलने जाएंगे और मामले के बारे में पूछताछ करेंगे। हमें इस मामले को जितना हो सके दबाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा आप इतिहास में आंतरिक शिष्यों के सबसे बेकार बैच के रूप में नीचे जाएंगे। एल्डर म्यू ने ठंड से ठहाका लगाया। हाँ, लियू लुजी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। हमारे लिए कुछ ईथर टोकन तैयार करें, एल्डर म्यू ने कहा। हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम बड़ों की हैसियत से ईथर हॉल में प्रवेश करें। आंतरिक शिष्यों का ईथर हॉल आंतरिक शिष्यों के लिए संसाधनों को प्राप्त करने और एक दूसरे के साथ युद्ध करने का स्थान था। सामान्य परिस्थितियों में बड़ों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यदि वे मामले को सुलझाने के लिए ईथर हॉल में बड़ों के रूप में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल मामले को उड़ा देगा। अधिक लोग इस मामले के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जिससे समाचार को दबाना मुश्किल हो जाएगा। एल्डर म्यू, कृपया एक पल के लिए रुकें। लियू लुजी जल्दी से मुख्य हॉल में वापस चला गया और जल्द ही वह हाथ में 1 दर्जन से अधिक ईथर टोकन लेकर लौट आया। भले ही बाय रुआकिंग ने पहले ही परिसर छोड़ दिया था, लेकिन जो आंतरिक शिष्य उन्हें वहां ले गए थे उन्हें अभी तक जाने का अवसर नहीं मिला था। वे आंतरिक शिष्यों के बाजार में विक्रेता थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे ईथर टोकन थे। यह देखते हुए कि यह बड़ों का अनुरोध था, वे अनुरोध को ठुकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग ने अपनी चेतना को उसमें विसर्जित करने से पहले एक ईथर टोकन को जल्दी से सक्रिय कर दिया। बाय रुआकिंग की तरह उन्होंने भी अपने वास्तविक रूप को छिपाना सुनिश्चित किया, खुद को सामान्य आंतरिक शिष्यों के रूप में प्रच्छन्न किया। लियू लुजी के नेतृत्व में बड़ा समूह तेजी से द्वंद्व युद्ध रिंग के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। उस वक्त पूरा इलाका लोगों से भर गया था। तलवार चारों ओर ऐसे उड़ी जैसे कि यह दुनिया का अंत हो। अनगिनत सिर हवा में उड़ गए क्योंकि हल्के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। जबकि लियू लुजी और अन्य दूर थे, कम से कम 800 और आंतरिक शिष्यों का वध कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, अब तक आई एम लो प्रोफाइल पहले ही 1000 से अधिक लोगों को मार चुका था, जो कि आंतरिक शिष्यों के 10वें हिस्से के बराबर था। यह बहुत क्रूर था। उसकी झेकी और सहन शक्ति बहुत कम नहीं हुई है, लियू लुजी ने आश्चर्य में टिप्पणी की क्योंकि उसने भीड़ के केंद्र को देखा, जहां में लो प्रोफाइल शांति से चल रहा था। उसने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि एक किसान इस घटना से पहले बिना थके अपने हजारों साथियों को मार सकता है। लियू लुजी ने महसूस किया कि इस दर पर आई एम लो प्रोफाइल ने जो कुछ भी खींचा, उससे वह आश्चर्यचकित नहीं होंगे। एल्डर म्यू, आप यह भी देख सकते हैं कि भीड़ उमड़ पड़ी है। इस समय हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लियू लुजी ने गहरी आह भरी। इस लड़ाई को अब इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता था। यह आईएम लो प्रोफाइल की ओर से सिर्फ एक तरफा कत्लेआम नहीं था, उत्तेजित आंतरिक चेले भी इच्छाशक्ति से जल रहे थे। यहाँ तक अगर एल्डर म्यू ने कदम रखा और लड़ाई को रोकने का आदेश दिया, तो यह संभावना नहीं थी कि भीड़ उसके आदेशों पर ध्यान देगी। एकमात्र कारण आपको लगता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप कमजोर हैं। इसके बजाय बस एक अच्छी नजर डालें।
उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर एक अप्रसन्न दृष्टि के साथ एल्डम्यू ने आदेश दिया, बुजुर्गों, उस व्यक्ति को और लोगों को मारने से रोकने के लिए मेरे पीछे आओ। हाँ, 10 सबसे मजबूत आंतरिक शिष्य बुजुर्गों ने आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया। भले ही उनका रूप सामान्य आंतरिक शिष्यों से अलग नहीं था, यह स्पष्ट था कि वे तलवार के इरादे से निकले हुए सच्चे विशेषज्ञ थे। भीड़ ने तेजी से उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। सांग जुबान के ठीक ऊपर चलते हुए एल्डम्यू ने अपनी तलवार लहराई और पूरे क्षेत्र को तलवार की खींची के गोले से ढक दिया। बस, आपने आज पहले ही काफी कर लिया है। आपके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है, एल्डम्यू ने आज्ञा दी। यह देखकर कि कैसे चुनौती देने वालों का नया समूह युद्ध को रोकने के लिए आगे आया, झांग शुवान ने अधीरता से अपना सिर हिलाया। फिर भी हीरो वानाबेस का एक और झुंड। क्या आप एक दूसरे से आमने सामने लड़ना चाहते हैं? क्षमा करें, लेकिन वास्तव में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप सभी पर बर्बाद कर सकूं। आप दूसरे पक्ष से उन्हें इस तरह नीचे गिराने की अपेक्षा न करते हुए एल्डम्यू गुस्से में आ गए। उसने अपने हाथ में तलवार उठा ली और अपने सामने के युवक को सबक सिखाने का इरादा किया। लेकिन अचानक उन्हें अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसका सिर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि उसकी होश उड़ती, उसने देखा कि उसके साथ साथ चले गए बुजुर्गों के सिर भी फर्श पर गिर रहे थे।